हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना। क्या इंडियन सोसाइटी में एक मर्द होना श्राप हो गया है? क्या हर मर्द को अपनी आवाज उठाने के लिए खुदकुशी करनी होगी? क्या इंडियन सोसाइटी में एक निर्दोष मर्द को अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए मरना होगा? अतुल सुभाष, पिछले कुछ दिनों में ये नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसने अपने धर्म पत्नी के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी और इनका एक बेटा भी था। और उसी पत्नी के दिए हुए दर्द की वजह से अतुल सुभाष को खुदकुशी करनी पड़ी। और अतुल सुभाष ने ये कहते हुए दुनिया छोड़ दिया कि ना तो मैं करप्शन के लिए रिश्वत दूंगा और ना ही अपने बूढ़े माता पिता और भाई के खिलाफ इस केस को अपने ही पैसों से बढ़ावा दूंगा। ये जो बातें अतुल सुभाष ने कही है, ये एक आर्गुमेंट को राइज करता है कि क्या हमारे सोसाइटी में मर्दों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बनाए हुए लॉज का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और इन लॉज के गलत इस्तेमाल की वजह से अतुल सुभाष जैसे सीधे साधे लोग, जिनके पास हर वो वजह थी जीने के लिए, एक अच्छी जॉब, माता पिता, बीवी बच्चे, इसके बावजूद भी उन्हें ये दुनिया छोड़ के जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। और अतुल सुभाष जाते जाते अपने होशो हवास में सोशल मीडिया पे 80 मिनट का वीडियो अपलोड करके जाते हैं, जिसके साथ एक 24 पेज का सुसाइड नोट भी था, जिसमें तमाम सबूतों को भी शामिल किया था अतुल सुभाष ने। और उस वीडियो में सुसाइड नोट में ये तक कह जाते हैं कि तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरे इस अस्थियों को उसी कोर्ट के नाले या गटर में बहा दिया जाए। अतुल सुभाष ये भी डिमांड करते हैं कि मेरे इस केस का लाइव सुनवाई किया जाए ताकि पूरे देश को जस्टिस सिस्टम का हॉरिबल सिचुएशन दिखे। अतुल सुभाष एक इंजीनियर जो बिहार से बिलोंग करते थे और बेंगलोर में अपनी वाइफ के साथ रहते थे। 9 दिसंबर अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद जब उनका डेड बॉडी देखा गया तो उनके बॉडी पे एक A4 साइज का पेपर चिपका हुआ था, जिसपे लिखा था जस्टिस इज ड्यू, न्याय मिलना बाकी है। उन्होंने खुद अपनी कहानी सुनाई अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में कि कैसे 2019 में एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू उनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुई। 2020 में उन्हें एक बच्चा भी हुआ और फिर कैसे निकिता और उनकी फैमिली की तरफ से पैसों की डिमांड शुरू हुई, जिसको अतुल ने फुलफिल भी किया। तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए अपने वाइफ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के पर्सनल खर्चे के साथ साथ बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया। और 2020 से 21 के कोविड पीरियड के बीच में तमाम चीजें जो एक हस्बैंड या फादर को करना चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए, वो सब करने के बाद भी निकिता अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाती है जौनपुर। और अतुल सुभाष कहते हैं इसके लिए मुझ पर तकरीबन 9 से 11 झूठे केस फाइल किए गए, जिसमें जौनपुर कोर्ट से 120 से भी ज्यादा डेट्स दिए गए और मैंने बेंगलोर में रहते हुए 120 से भी ज्यादा डेट्स को जौनपुर जाके अटेंड किया। और मुझे बेंगलोर से जौनपुर आने जाने में ही 2 दिन लग जाता है। सोचो मैं अपनी साल की 23 छुट्टियों को कैसे मैनेज करता हूँ। और ये बस अतुल सुभाष तक सीमित नहीं था, इस पे उनके माता पिता और छोटे भाई पे भी केस किया गया, जिसमें मर्डर केस IPC 302, दहेज केस IPC 498A, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस IPC 377, फॉर मेंटेनेंस CRPC 125, डोमेस्टिक वायलेंस IPC 323 और IPC 506 जैसे केस फाइल किए गए अतुल और उनकी फैमिली पर। और इन्हीं सब चीजों को लेकर अतुल सुभाष इस करप्ट जस्टिस सिस्टम को हाईलाइट करते हुए ये कहते हैं कि जौनपुर कोर्ट की जज रीता कौशिक ये कहती है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं ये केस सेटल करवा दूंगी। और ये बात तब की है जब अतुल ऑलरेडी CRPC सेक्शन 125 के तहत अपनी वाइफ को 40,000 पर मंथ दे रहे थे फॉर मेंटेनेंस। लेकिन अब निकिता अतुल से और ज्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी। अतुल कहते हैं कि पहले मुझसे 1 करोड़ मांगे जा रहे थे और अब मुझसे 3 करोड़ मांगे जा रहे हैं। और यहाँ जज रीता कौशिक को एक डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन जज ने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो तुमसे मांगी जा रही है, मुझे 5 लाख दे दो, नहीं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। यहाँ एक जज भी आपदा में अवसर देख रही थी। ये सब कहा है एक मरते हुए इंसान ने। अतुल सुभाष एक और इंसिडेंट को हाईलाइट करते हैं, जिसमें वो कोर्ट में जज रीतिका कौशिक और अपने वाइफ के सामने ये बता रहे होते हैं कि कैसे इन चक्करों में पड़ के रोज लड़के सुसाइड करते हैं। तो यहाँ अतुल की वाइफ कहती है कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। और जब अगली बार अतुल अपने मदर इन लॉ से मिलते हैं तो वो कहती है अरे तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम तो पिछली बार ही कह रहे थे। और अतुल यहाँ कहते हैं कि ये सुन के जज हंसने लगी। पर अतुल सुभाष अपनी वाइफ को रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम जो मेरे पैसे से ऐश कर रही हो वो कहाँ से आएगा। तो निकिता यहाँ ये कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी होने के नाते जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाएगी। और ये सब होने के बाद अतुल सुभाष अपने सुसाइड नोट में ये लिखते हैं कि मेरे पास बस 3 रास्ते हैं। पहला, मैं ऐसे ही केस लड़ता रहूं, लेकिन ये मैं समझ गया था कि ये सिस्टम बिना पैसे के कोई काम नहीं करेगी और तमाम सबूतों के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो कोर्ट का फैसला हो वो मान लो, लेकिन इससे मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं रुकने वाला था। और तीसरा, जो मेरी वाइफ ने जज के सामने कहा सुसाइड कर लो। यहाँ अतुल सुभाष एक बड़े ही सोचने वाली बात कहते हैं, मैंने ये पैसे कमाए हैं और मेरे ही टैक्स से ये लॉ बनाया गया है जो मुझे ही हैरास कर रही है। और ये केस किसी एक अतुल की नहीं है, हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग तो छोड़ो सरकार भी बात करना नहीं चाहती। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें विक्टिम एक पुरुष है और इस देश में कोई मैन या मैन के राइट्स के बारे में बात नहीं करता। और इसका मतलब ये नहीं कि सारी ही फीमेल गलत है और लॉज का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन महिलाओं के लिए ये लॉज बनाई गई थी उनके साथ आज भी गलत हो रहा है और वो इन लॉज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि दहेज आज भी लिया और दिया जा रहा है और
डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हो रहे हैं। लेकिन इन लॉज का निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो सोसाइटी जो फेमिनिज्म का झंडा लेके उड़ रही थी, वो इसका गलत इस्तेमाल करके पुरुषों का जीना हराम कर दिया है। जहाँ फेमिनिज्म को भी एम्पावर किया जा रहा है ताकि वुमेन्स भी सोसाइटी में मेंस की बराबरी कर सके, जो कि अच्छी बात है और सबको इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि मेंस या लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक लड़की किसी लड़के के ऊपर एक छोटा सा कंप्लेंट भी कर दे तो उस लड़के समेत पूरी फैमिली को कस्टडी में ले लिया जाता है, चाहे उसके पास कितना भी रियल एविडेंस क्यों ना हो। ऐसा ही हो रहा है अतुल सुभाष के साथ, क्योंकि 24 पेज के सुसाइड नोट होने के बाद भी आज 4 दिन हो गए लेकिन किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया गया। और अतुल सुभाष को अभी और इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। अतुल सुभाष ने एक आवाज उठाई है जो सांसद तक जानी चाहिए, ताकि लॉज को एक नए पॉइंट से देखा जाए और लॉज में नए अपडेट किया जाए। क्योंकि अभी ये एक ट्रेंड बन रहा है कि किसी अच्छे परिवार से शादी करो, एक बच्चा पैदा करो और अलग हो जाओ, और फिर एक केस ठोक दो और ले लो आधी प्रॉपर्टी और पूरी फैमिली की जिंदगी। ये चीजें सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही हो रहा है। कैसे? ऐसे 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स। उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलती। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं बननी चाहिए? क्योंकि पास्ट में जब लड़कियों को दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था तब ये लॉ बने थे, लेकिन जब सेम लॉ को गलत तरीके से यूज किया जा रहा हो किसी लड़के को टॉर्चर करने के लिए, तब इन लॉज में क्यों नहीं अपडेट किए जा रहे हैं? क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित करते करते पुरुषों का हित भूल जाना ये कहीं से जस्टिस नहीं है। अब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ गए कि क्या इस देश का जस्टिस सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा? और हमें ये देखना है कि अतुल सुभाष की चिता की आग कब तक ऐसे ही जलती रहेगी, और क्या हम ऐसा ही देश चाहते हैं जिसमें जस्टिस में भी पार्शियलिटी हो, जेंडर अनइक्वालिटी हो। अब अतुल सुभाष इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम इतना तो जरूर कोशिश कर सकते हैं कि कोई दूसरा अतुल सुभाष ना बने। इसके लिए आप अपने आवाज को इस वीडियो के थ्रू एम्पलीफाई करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ये सवाल जिंदा रहे। और कमेंट में अतुल सुभाष के लिए एक लाइन जरूर लिखें। जय हिंद।